तो पुर्तगाल में ग्रेजुएशन हो गई, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब आगे क्या? तालीम से काम की तरफ जाना, ये सफ़र काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आज इस सफ़र को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि एक तालिब इल्म से वर्कर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ये देखिए, ये सवाल रेडिट पर एक तालिब इल्म ने पूछा, और ये सिर्फ उनका सवाल नहीं बल्कि बहुत से लोगों के दिल की आवाज़ है कि भाई पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब पुर्तगाल में करियर कैसे बनाएं। सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो फिर उस सवाल का जवाब क्या है? चलें सीधा मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं कि तालिब इल्म से वर्कर बनने के लिए असल में करना क्या पड़ता है। सारे इकदामात बिल्कुल वाज़े तौर पर। सबसे पहले इन दो चीज़ों का फ़र्क समझना ज़रूरी है। आर्टिकल 92 सीधे लफ्ज़ों में तालिब इल्म का स्टेटस है, जबकि आर्टिकल 122 एक प्रोफेशनल, एक वर्कर के तौर पर शनाख्त देता है। तो ये सिर्फ परमिट की तब्दीली नहीं है, ये स्टेटस की बुनियादी तब्दीली है। एक आर्जी तालिब इल्म से एक पेशावराना ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का नाम है। देखने में तो ये प्रोसेस काफ़ी सीधा सा लगता है ना? अपॉइंटमेंट लो, कागजात जमा कराओ और इंतज़ार करो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कदम में कुछ न कुछ पेचीदगियां होती हैं। असल खेल तैयारी का है। तो चलिए देखते हैं कि किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो लिस्ट है ना, ये इसलिए ख़ास है क्योंकि ये सीधा उस रेडिट सारिफ के तजुर्बे से आई है जो इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका है। इसमें क्या क्या है? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो बताता है कि पढ़ाई पूरी हो गई, फिर निफ यानी टैक्स नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर जो पुर्तगाल के सिस्टम से लिंक करते हैं, और सबसे अहम काम का सबूत। इससे पता चलता है कि माली तौर पर खुद मुख्तार हैं। तो ये एक आजमूदा लिस्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्रोसेस हमेशा इतना सीधा नहीं होता जितना कागज़ पर दिखता है। इसमें कुछ असल चैलेंजेस और तब्दीलियां भी आई हैं। और ये इक्तबास बिल्कुल उसी फ्रस्ट्रेशन को बयान करता है। सोचिए, सारे दस्तावेज़ात तैयार हैं लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, तो क्या फ़ायदा? ये बहुत बड़ा मसला है और उसके ऊपर से हाल ही में एक बहुत बड़ी इंतज़ामी तब्दीली भी हुई है। सालों से पुर्तगाल में इमिग्रेशन का मामला एक ही एजेंसी देखती थी, SEF। ये वो नाम था जो हर किसी की ज़ुबान पर था। लेकिन 2023 के आखिर में सब कुछ बदल गया। सैफ ख़त्म हो गई और इसकी जगह एक नई एजेंसी आ गई, आयमा। और ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, इसके साथ तलबा के लिए कुछ नए और बहुत अहम कवानीन भी आए। और इन्हीं तब्दीलियों में से एक ख़ास तौर पर आर्टिकल 92 परमिट वालों के लिए बहुत अहम है। तो यहाँ सबसे बड़ी खबर ये है, एमा के नए रूल्स के मुताबिक अब कोर्स के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट है या सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर रजिस्टर्ड हैं तो रेजिडेंस कार्ड रिन्यू करवाया जा सकता है। उन तुलबा के लिए जो पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, एक हकीकी गेम चेंजर। चलें, परमिट तो मिल गया। उसके बाद जो अगला कदम है वो है पुर्तगाली सिस्टम का हिस्सा बनना, और इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हेल्थ केयर। तो सवाल ये है कि वर्क परमिट तो हाथ में है, अब हेल्थ केयर कैसे मिलेगी? ये एक बुनियादी सवाल है जो हर नए रिहायशी के जहन में आता है। इसका जवाब है SNS यानी सर्विसो नेशनल डी साउदे। ये पुर्तगाल की नेशनल हेल्थ सर्विस है। यही वो सिस्टम है जो तमाम कानूनी रिहायशियों को हेल्थ केयर फराहम करता है। अच्छा, तो SNS सारिफ नंबर हासिल करने का तरीका काफ़ी सीधा है। जब कानूनी रहायशी बन जाते हैं तो बस किसी भी पब्लिक हेल्थ सेंटर या अस्पताल चले जाएं। आमतौर पर पहली ही विजिट पर सारिफ नंबर दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सिर्फ सारिफ नंबर मिल जाना काफ़ी नहीं है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मेडिकल अखराजात कवर हों, रजिस्ट्रेशन का NIF, पते और दुरुस्त रिहायशी परमिट से लिंक होना लाजमी है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखें। तो हमने अमली इकदामात तो समझ लिए, लेकिन कभी सोचा है कि ये सारे कानून और रूल्स आते कहाँ से हैं? चलें, इस कानूनी ढांचे को देखते हैं जिस पर ये सारा प्रोसेस खड़ा है। ये सब कुछ एक ख़ास कानून पर मबनी है, कानून नंबर 23/2007। यही वो दस्तावेज़ है जो पुर्तगाल में गैर मुल्की शहरियों के दाखिले, रिहाइश और अखराज के सारे रूल्स तय करती है। और इसी कानून में कानूनी रिहायशी की तारीफ भी दी गई है।
وہ غیر ملکی شہری جس کے پاس 1 سال یا اس سے زیادہ کا رہائشی اجازت نامہ ہو۔ اصل میں طالب علم سے ورکر بننے کا یہ پورا سفر اسی قانونی حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد سب سے اہم بات کیا ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پرتگال میں طالب علم سے ورکر بننے کا سفر بالکل ممکن ہے، ایک واضح راستہ موجود ہے، لیکن اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے احتیاط سے تیاری، صبر اور AIMA جیسی ایجنسیوں کی طرف سے آنے والی تبدیلیوں سے باخبر رہنا۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ ساری پیچیدہ کاغذی کارروائی صرف ایک رکاوٹ ہے، یا پھر یہ کسی نئے ملک میں نئی زندگی شروع کرنے کا پہلا اصل امتحان ہے، ایک ایسی آزمائش جو شاید ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعزم بنا دیتی ہے؟